हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जन एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसे कि आप मेरे हाथ में पेज देख रहे हैं कि मैं अब आपको क्या करूंगा, मैंने आपकी 10th की और इंटर की हिंदी भी करवा रखी है तकरीबन। और अब मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूं कि मैथ का। इसके लिए मैंने तकरीबन 200 या 250 सवालों की एक ऐसी सीरीज़ तैयार की है जो मैं आपको बहुत ही कम समय में करवाऊंगा और आप उन सवालों को आसानी से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर आपने उन सवालों को कर लिया तो आपके 70 में 70 नंबर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा पहला सवाल है इसमें कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। सबसे पहले सवाल में हमें क्या करना है, बिंदु दे रखा है, यानी ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसमें से कोई नाम नहीं, पहले से मानेंगे A, 2, -3 और इसे मान लेंगे हम B, 4, 6। तो इसे क्या नाम देंगे, x1, y1 और x2/2 वाले रेखाखंड को 1:2, ये याद रखिए 1:2। ये जो दो बुनकी बनी है इसे मैथ की भाषा में क्या कहते हैं, रेशियो, यानी हिंदी में कहते हैं अनुपात, यानी 1:2। तो आप इसे ऐसे करके उतारेंगे 1:2 और पहला वाला आपका कहलाएगा m1 और दूसरा वाला आपका कहलाएगा m2। आगे समझिए कि अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। क्या करना है, बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु के निर्देशांक किसे कहते हैं, बिंदु के निर्देशांक का मतलब होता है आपका कि आपको x और y क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। अब इस सवाल तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसका आपको मान लिखना है। अब इसमें ये देखिए सूत्र कौन सा लगाना है, ये देखिए क्या लिखा है, अंतर विभाजित। अंतर विभाजित से मतलब क्या है, अंतर विभाजन का एक सूत्र होता है मैथ में, कौन सा, अंतर विभाजन के सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 m प्लस m2, ये इस तरीके से है। और ऐसे एक सूत्र होता है y बराबर, बस करना कुछ नहीं होता है, जहाँ पर x2 होगा वहाँ पर आपका y2 आ जाएगा और जहाँ x1 होगा वहाँ पर आपका y1 हो जाएगा, यानी सूत्र सेम टू सेम रहेगा, बस x की जगह y आ जाएगा। कैसे करके, m1/2 m2/1 बट्टे m1 प्लस m2 x बराबर। अब इसमें मान देख लो क्या दे रखा है कि m1 की जगह कितना दे रखा है, 1। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो अपने क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई के, जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तब हमेशा वहाँ पर गुणा का निशान आप लगा लेंगे। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4 दे रखी है, प्लस हो गया m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई का निशान, और x1 की वैल्यू आपकी दे रखी है 2। ठीक है, नीचे m1 की जगह आपका 1 आ गया, प्लस है 2 प्लस, और m2 की जगह आपका 2 आ गया। ओके, x बराबर -4 है, जब 1 है तो -4 एकम -4 प्लस 2 दूनी आपको ये भी 4 हुआ, और 1 और 2 आपका कितना हो गया, 3 हो गया। x बराबर ये -4 है और ये +4 है। सबको पता है कि 4 में 4 जा रहे हैं, चाहे घटा लो चाहे काट दो, क्योंकि एक चीज़ जब माइनस की होती है और उतनी चीज़ अगर प्लस की हो तो वो क्या होती है, क्रॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 4 में 4 घटा लेना, कितना बचा आपका, 0 बचा, और नीचे 3 बचा, और जब ऊपर 0 हो तो सब कुछ आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका आ गया x बराबर 0 आ गया। इसी तरीके से जैसे कि इस सूत्र के जरिए हमने x का मान निकाला है, ऐसे अब हम y का मान निकालेंगे। बस उन पर करना क्या है, इन पर x1 x2 का मान रखा था और यहाँ पे y1/2 का मान रखा था। किस तरीके से, y बराबर m1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 हो गई, मल्टीप्लाई, और y2 का मान आपका कितना आ गया, आप देखिए 6 आ गया। ठीक है, प्लस ऐसे m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मल्टीप्लाई, और y1 का मान आपका आ गया -3 आ गया, और फिर नीचे वही m1 m2 की वैल्यू पूछी तो इसका मान 1, इसका मान 2। y बराबर 6 एकम 6 प्लस और माइनस, हमेशा क्या हो जाता है, माइनस, चाहे पहले माइनस आए चाहे बाद में प्लस आए, या पहले प्लस आए चाहे बाद में माइनस आए, एक अच्छा और एक बुरा हमेशा बुरा आता है। तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, और 2 3 6, 1 और 2 3,
बाई बराबर, देखो ये भी इसकी तरह हो गया, 6 में से 6 जा रहे आए तो चाहे काट दो, चाहे 6 में 6 गया 0/3, और इसकी वैल्यू वैल्यू भी कितनी आ गई 0, क्योंकि ऊपर 0 है। तो आप लिख देंगे अतः x और y के निर्देशांक, x का मान भी आपका 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। तो ये आपका पहला सवाल बहुत ही आप आसान भाषा में समझ गए होंगे कि इसे किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसे आप घर पे करने की कोशिश करिए, और ये आपके सरल रेखा का सवाल है मैथ में। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, इसमें जो भी मैं आपको सीरीज करवाऊंगा इसमें सारे चैप्टर के सवाल जो मैंने क्या करें मिला के मैं करवाऊंगा, जिस तरीके से पेपर में आपके आते हैं। एक सवाल द्विघात समीकरण का, कि दूसरा त्रिकोणमिति का, इससे आपको करने में भी मजा आएगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे अच्छा कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, कि जो सवाल मैं करवा रहा हूँ आप उसे घर पे उन्हीं सवालों को करें। जैसे कि अब आप ये दूसरा सवाल देखिए, पहला सवाल तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ऐसे ही दूसरा सवाल है, ये भी आपके उसी चैप्टर में सरल रेखा में से निर्देशांक ज्यामिति में से ये सवाल आता है, कि ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे करना है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कोई नाम नहीं, पहले से a मानो आप, तो 5,0 मान लिया, इसका कुछ नाम नहीं, हमने b मान लिया, -12,0। ठीक है, इसे x1 माना, इसे y1 माना, इसे x2 माना, और इसे आपका y2 माना। अब इसमें करना है क्या है, इसमें निकालना है बीच की दूरी। कौन, क्या चीज, बीच की दूरी। तो एक सूत्र होता है कि बीच की दूरी का, बस आपको सूत्र आप याद कर लीजिए। और पहली बात तो आपको जो सवालों में सूत्र लगवा रहा हूँ आप उन्हीं सूत्रों को याद कर लीजिए, उसी से आपके सवाल भी हो जाएंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है AB बराबर, क्योंकि इन पे ए भी लिया तो ए भी हो जाएगा। अगर आप इसे P मानते, इसे Q मानते, तो आपकी इन पे आ जाता PQ। उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो AB बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB बराबर, ठीक है, x2 का मान देखिए कितना दे रखा है, दे रखा है आपका -12, माइनस लगाया, x1 की जगह कितना दे रखा है 5 दे रखा है, स्क्वायर है आपने भी लगाया, प्लस की जगह प्लस, और y2 की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, माइनस, और y1 का मान भी कितना है आपका 0 दे रखा है, स्क्वायर लगाया आपने लगा दिया। AB बराबर, ठीक है, फिर क्या करना है, -12 -5 कितने होते हैं आपके, जो हो गया माइनस का आपका 17 हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या जब जुड़ती है तो हमेशा माइनस ही रहता है। और ये वीडियो में इस तरीके की जो बेसिक मैथ है, मैं इसकी एक वीडियो आप बना चुका हूँ, आप उसमें जाके मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए किस तरीके से आपको उसमें करना है। ठीक है, अब ये समझिए कि माइनस और माइनस जब जुड़ता है तो हमेशा क्या रहता है, वो माइनस ही रहता है। तो माइनस का 17 हो गया, स्क्वायर लगा आपने लगा दिया, प्लस अभी 0 0 है, तो 0 और 0 वाला आप हिस्सा क्या करो, पूरा इनसे हटा दो, यानी कि 0 में से कोई चीज़ घट ही नहीं सकती, तो ये चीज़ इनसे हट गई, सिर्फ इतना वाला आपका हिस्सा बचा। तो AB बराबर, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 17 गुणा 17, और ये ध्यान रखिए पे माइनस भी लगाया तो आपने इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, तो माइनस से माइनस आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो AB बराबर 17 का स्क्वायर को आपने 2 बार लिख दिया, अब रूट के अंदर जोड़ा बन गया, तो आपने कितना निकाला बाहर, केवल 17 निकाले, क्योंकि जब कोई चीज़ रूट के अंदर जोड़ा बन जाती है तो उसका क्या निकाला जाता है, केवल 1 निकाला जाता है। जैसे कि मान लो कहीं पर 4 लिखा है, तो 4 को आप कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 का जोड़ा बन गया तो बाहर कितना निकलेगा, सिर्फ 1। यही आपका उत्तर है। ठीक इसी हिसाब से इन पे करा गया है कि स्क्वायर लगा, 2 बार लगा दिया हमने, फिर हमने देखा रूट के अंदर 17 का जोड़ा बन चुका है, तो कई बार लिखा जाएगा, वो बाहर 1 बार लिखा 17, और आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए मात्रक। इस तरीके से आप इसका क्या निकालेंगे, दूरी का सवाल इस तरीके से आपको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, आप लोग 2 सवाल मैं करवा चुका हूँ, अब एक तीसरा सवाल इस तरीके से पेपर में आता है। ठीक है, ये बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब इसमें देखो क्या लिखा है, दूरी निकालना है, और दूरी का सवाल मैं आपको दूसरा करवा चुका हूँ। अब उसमें सबसे खासियत देखिए, दूरी के सूत्र में x1 x2 y1 y2 सब कुछ होता है, लेकिन इसमें है ही नहीं, इसमें केवल दे रखा है 1 मान। तो आप क्या करोगे, पहले इसे मान लोगे a बराबर -3,4। अब इन पे ये चीज़ देखना है, मूल बिंदु हमेशा ध्यान रखने का, पेपर में मूल बिंदु आ रहा है लिखा हुआ, तो आप मूल बिंदु को क्या मानेंगे, हमेशा 0,
जीरो। ठीक है, जब भी आपके सवाल में मूल बिंदु आ जाएगा तो ऐसा नहीं ये प्रश्न गलत है कि यार इसमें x1 y1 दे रखा है, x2 y2 नहीं दे रखा, बल्कि मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 और दूर ये निकालना। अब तो आप इसे आसानी से कर ही सकते हैं। कैसे करके? x1 y1 x2 y2 नाम देने के बाद फिर वही पुराना सूत्र अपना ए बी बराबर, और आप वही लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर मान रख दीजिए ए बी बराबर, और जितने भी सवाल आप करेंगे ना तो आपकी मैथ की जो स्पीड है और करने का तरीका वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, लगातार मैथ को करते रहना है और किस तरीके से करी जाती है मैथ वो आपको मेरे संग देखना है। ठीक है, x2 का मान कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, माइनस हो गया। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? अब देखिए इन पे x1 की वैल्यू दे रखी है -3, तो माइनस वाले मान को आप काय में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। अगर यही मान प्लस में होता तो ब्रैकेट हमें लगाना नहीं पड़ती। कैसे वो आगे देख लेंगे। स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस हो गया। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। ठीक है, माइनस, और y1 का है मान केवल 4। ठीक है, 4 स्क्वायर। अब देखिए इन पे माइनस था और इधर माइनस नहीं, तो माइनस जिसमें नहीं होगा वो तो ऐसे ही रखा जाएगा, और जिसमें माइनस दे रखा होगा तो उस माइनस वाले मान को काय में रखा जाएगा? ब्रैकेट में रखा, जैसे कि मैंने रखा है। क्यों वो इसलिए रखा जाएगा क्योंकि ए बी बराबर, ठीक है, 0 हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा निशान है? मल्टीप्लाई का, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। क्या बचा आपका? 3 स्क्वायर, और 0 में से 4 जा रहा है तो 0 समझ लो यहाँ पे है नहीं, क्या बचा? केवल माइनस का 4। 4 0 इनसे हटा दो, देखो वही चीज़ आ गई माइनस का 4। तो 0 में से कोई चीज़ कभी नहीं जाती, तो कभी भी 0 अगर आगे लगाए तो वो वहाँ से हट जाता है। बाकी संख्या जैसी भी है तो वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, कि 0 में से -4 गया तो 0 हटा लीजिए, केवल -4 का -4 रहा। ए बी बराबर वो इन पे रहा, इन पे 0 में से 4 घट रहा है और इन पे 0 में 3 जोड़ रहा है, 0 इनसे भी हटा दो, केवल क्या बचा? 3 बचा। तो आपको दूसरे लाइन में क्या लिखना है? केवल 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर, अब आपको ये बात तो पता लगी होगी, स्क्वायर का मतलब होता है 3 की मल्टीप्लाई 2 बार, यानी 3 3 9 प्लस ऐसी -4 का स्क्वायर करना है। 4 4 जा कितने होते हैं? 16, यानी कि 4 की आप 4 से करोगे जब तो आ जाएगा आपका 4 चौक 16 आ जाएगा। इसी हिसाब से ए बी बराबर, और 16 और 9 अपने क्या कर रहे हैं? प्लस का निशान लग रहा है तो आप प्लस कर दीजिए। 9 में 16 जोड़ा आपका आ गया 25, यानी कि 25। और ए बी बराबर 25 को हम कैसे लिखेंगे? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। और आपको पता लग गया होगा कि इन पर जोड़ा बन गया, जैसे कि आपने इससे पहले वाले सवाल में देखा था, तो आप मुझसे पहले ही बता चुके होंगे कि जब जोड़ा बनेगा तो कितना बाहर निकलेगा? 1। ठीक, इसमें भी आप क्या लिख देंगे? मात्र। तो अगर इस तरीके का सवाल आ रहा है पेपर में तो आपको इस तरीके से करना। बस ये ध्यान रखना कि उसमें वैल्यू दे रखी थी और जिसमें मूल बिंदु होगा तो उसमें आपको 0,0 अलग से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपको कि इस तरीके का पेपर में सवाल आ रहा है तो आपको किस तरीके से करना है। और आप मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये वो सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि अगर आप इन सवालों को करोगे तो 101% आप ये समझिए कि आपका मैथ का पेपर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से करना है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये आपका पेपर में सवाल आया तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बिंदुओं को पहले को मानना है ए, दूसरे को मानना है बी। ये आप समझ चुके होंगे। तो ए हमने मान लिया -2,6, ठीक है भाई। बी हमने मान लिया -2,10। अब क्या करना है सर? अब आप ये लोग पूछते होंगे कि अब क्या करना है। कुछ सवाल में सबसे पहली बात होती है सवाल को समझना और फिर उसमें सूत्र कौन सा लगाया जाएगा ये आपको देखना है। जैसा कि आपने देखो उसमें लिखा है यहाँ पर मध्य बिंदु, मध्य माने बीच का बिंदु, मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु पे ही फोकस करना है कि मध्य बिंदु है क्या। तो एक सूत्र होता है आपका जो मध्य बिंदु के ही नाम से है। क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके क्या हो गए? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो सवाल में सूत्र होता है उसी के हिसाब से सवाल में मान भी रखे जाते हैं। जैसे कि अब ये सूत्र है x1 और x2 का मान रखना, तो वो है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो मानना पड़ेगा। कैसे करके? एक को x1 और एक को y1।
ऐसे इधर एक को x2 और एक को y2, क्योंकि जब हमारे पास मान है तो वो ऊपर से ही सूत्र में अगर जो चीज़ दे रखी है तभी तो ऊपर से मान लेके आएंगे। तो जब हमें सूत्र याद होगा और हमें पता है सूत्र में ये चीज़ आ रही है तो इसके मान कहीं ना कहीं सवाल में दे रखे होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ मानने के बाद, सूत्र करने के बाद आपको इसमें ये वाले मान रखना है। ठीक है, x बराबर, और इसमें बहुत से लोग सोचते होंगे बट्टे में 2 क्यों आया, वो मैं आपको नेक्स्ट सवाल में बताऊंगा कि इसमें 2 क्यों आया। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन पे आपका माइनस का 2 दे रखा है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी माइनस का 2, और माइनस वाली संख्या हमेशा ब्रैकेट में, चाहे इधर से भी ले लो आप। ठीक है, बट्टे में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ऐसे पहले एक हल कर लो केवल x वाला, तो x बराबर -2, प्लस और माइनस में बता चुका हूँ कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस रहता है जोड़ने पे, तो ये -2 और बट्टे में 2, x बराबर -2 आपका कितना हो गया, माइनस का आपका 4 हो गया, और 2 आपका नीचे दे रखा है, तो लिख दिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया माइनस और 2 आपका ये आ गया, तो एक वैल्यू हमें प्राप्त हुई x की, x बराबर -2। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। y बराबर y1 का मान कितना दे रखा है सवाल में, 6 दे रखा है, प्लस और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, अपॉन में 2 है तो 2 आ गया आपका। y बराबर अब 6 और 10 कितना और पहली बार तो इसमें इतनी बड़ी संख्या दे भी नहीं रखी होगी कि जो आप जोड़ या घटा ना पाओ, बहुत ही छोटी छोटी संख्या दे रखी होंगी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो 6 और 10 कितना हो गया आपका, 16 हो गया, अपॉन में 2 है, आपने लिख दिया 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। इस तरीके से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो y बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया, 8। नीचे 1 कभी भी आप लिखना चाहे लिख दो, और पहली बात तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। तो आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएगा, आप लिखना चाहे लिख दो इन पे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके हो गए x और y होते हैं, तो पहले x आता है, तो x का मान आपका कितना प्राप्त हुआ, -2, और y आपका हुआ 8। अगर 8,2 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ABCD में अल्फाबेट में पहले x आता है, बाद में y आता, तो आपने पहले -2 का मान लिखा और 8 लिख दिया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ये और ये होंगे। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट x और y का मान में निकाल दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सवाल आपका दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। आप अभी सोचते हो कि ये सवाल कहाँ से आ गया, इससे पहले सवाल दूरी के चल रहे, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि लगभग मैं जो भी आपको चैप्टर कर पाऊंगा उसमें आपके हर रंग का सवाल है जिस तरीके से आपके पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है करते हुए, क्योंकि एक चीज़ करते हुए इंसान बोर भी हो जाता है और आप वो चीज़ करो जो पेपर में जिस तरीके से आती है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले सवाल पढ़ दो आप कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इसे समझना है हमें कि त्रिज्या कैसे लिखी जाती है, हमेशा r से। त्रिज्या कैसे लिखी जाएगी, तो r से, तो त्रिज्या दे रखी है उन्हें 7 सेंटीमीटर, तो हो गया r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे दे रखा उन्हें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर माने ऊंचा। ठीक है, और पहली बार ऊंचाई का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट कैसे लिखी जाएगी आपकी, छोटे h से, स्मॉल h से। तो आप कभी भी ध्यान रखें, चाहे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दे रखी हो चाहे केवल ऊंचाई दे रखी हो, तो ऊंचाई जब भी आएगी आपकी तो वो h से ही आपको दिखाना पड़ेगी। तो h बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। ठीक है, यानी जो भी सवाल में वैल्यू दे रखी थी ये 8 और 7 ही है, आपने त्रिज्या लिख दी, ऊंचाई लिख दी। अब सवाल में ये देखना है कि कितना क्या आपको इसमें प्राप्त करना है कि बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है, वो भी किसका, बेलन का। इस पे ये चीज इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि शंकु का भी होता है आपको, लेकिन इन पर शंकु का नहीं पूछा गया बल्कि किसका पूछा गया है, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो आप लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, सूत्र अगर आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप देखिए मेरे संग क्या होता है, 2 पाई r है, ये बेलन का क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है, बराबर। अब जो भी ये आपने मान सवाल से प्राप्त करा ये इसके अंदर रख दीजिए, 2 की जगह 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। सही है, ये पाई है, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री भी होता है, और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, लेकिन इन पे हम कौन सा मान रखेंगे, 22/7 रखेंगे। मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सही है। अब 7 से 7 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और अगर कैंसिल नहीं होता तो आप ऊपर वाले की सबकी गुणा कर देते और नीचे 7 से उसकी डिवाइड कर देते, यानी उसे भाग दे देते। लेकिन अगर कट रहा तो और अच्छी बात है। ठीक है। अब आपका सवाल और छोटा हो गया। क्या क्या बचा, 2 बचा, 22 बचा और आपका 8 बचा। सही है। अब इसकी सबकी आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले आसानी से गुणा कर लीजिए। कैसे करके, 22 दूनी कितने होते हैं, 44 होते हैं। और जो लोग नहीं कर पाए, उन्हें 22 का पढ़ा नहीं याद है, तो 2 का पढ़ा तो याद होगा ही। कैसे, 2 दूनी, पहले इसकी करो, 2 दूनी 4, फिर 2 की फिर करो, 2 दूनी 4 गुणा 8। चाहे आप इकट्ठी कर लो, लेकिन इकट्ठी कौन कर पाएगा, तो आप कुल मिला के जैसे करना चाहें वैसे कर लो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 2 करके कर लोगे तो ज़्यादा आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है। आपने 22 दूनी 44 कर लिया, चाहे 2 की मल्टीप्लाई 22 से करी, 44 आया। अब आपको 8 से करना है, तो 8 चौक आपके कितने हुए, 32। 32 में हासिल कितने लगेंगे, 32 इस तरीके से लेके जाएंगे। ये चीज़ हमेशा लिखी जाती है, इधर वाली चीज़ हमेशा हासिल होती है। ठीक है। 8 चौक 32 और 32 में 3 और जोड़ दो, कितने हो गए, 35। ये क्या प्राप्त हुआ आपका, बेलन का आपका प्राप्त हो गया ये वक्रपृष्ठ। और इसमें सब में क्या लगा देंगे आप, कॉमा लगाएंगे। हर चीज़ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहली लाइन में उसका नाम लिखिए, बाकी हल करने के बाद लास्ट में जब वो चीज़ निकल जाए तब उसका नाम लिख दीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ हमने निकाले 352। लेकिन अभी भी ये सवाल पूरा नहीं हुआ। अब आप सोचते होंगे सवाल तो हल भी हो गया, उत्तर भी आ गया, अब क्या रह गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, वक्रपृष्ठ दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ वाले में आप क्या करेंगे, आपका उत्तर आएगा सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना है ये बात, जब भी वक्रपृष्ठ निकलेगा या क्षेत्रफल निकलेगा तो आपका जो भी उत्तर आएगा, चाहे साइंस में आए चाहे मैथ में आए, तो हमेशा स्क्वायर में आएगा। क्योंकि सेंटीमीटर की पावर 2 या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर आपका आयतन निकलता है इन पे तो आ जाता है सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाता, और उसे कहते हैं घन सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से इसे भी कर सकते हैं। मैं अब आपका नेक्स्ट सवाल आपको देखना है किस तरीके से करना है। ठीक है। आपके सामने लिखा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर की पावर 3 है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपने देखा कि आयतन दे रखा है तो उत्तर इसका काय में आया, 3 में आया। ठीक है भाई। तो एक घन का आयतन कितना दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर की पावर क्यू हमें दे रखा है। तो पूछा क्या जा रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी इसी घन का आयतन तो है, लेकिन घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें क्या करना है, एग्जामिनर को बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घन का आयतन लिखेंगे। घन का आयतन भाई कितना दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब घन का आयतन लिखा कैसे जाता है, घन का आयतन लिखा जाता है a की पावर 3 से, क्योंकि लिखा a से जाएगा। अब आयतन है तो पावर आपकी कितनी लग गई, 3 लग गई। ठीक है भाई, बराबर 1331। अब हम ये हिंदी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ हुई या साइंस हुई, उसके जब न्यूमेरिकल या हल करे जाते हैं सवालों को, तब हिंदी नहीं लिखी जाती, बल्कि लास्ट में जो भी उत्तर आएगा वो इसमें ये जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। तो 1331 दे रखा, केवल इतना हमें हिस्सा उतारना है। तो आप समझो घन का आयतन a की पावर 3 से लिखा जाता है, और ये दे रखा है इतना। ठीक है, a की पावर 3। अब आप लोगों को ये बात याद रखना पड़ेगी कि 1331 किसका घन होता है, तो 1331 किसका होता है, 13 का। ठीक है भाई, कि आप 1331 आपका होता है 11 का, कि 11 गुणा 11 गुणा 11। यानी आप क्या करेंगे, 11 की जब मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आपका 1331 आ गया। और पहली बात तो आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको तकरीबन 50 तक स्क्वायर और घन आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप उसे याद कर लोगे तो सवाल करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वहाँ पर आपको हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 की अगर मल्टीप्लाई आप 3 बार करोगे तो आपका 1331 निकल ही आएगा। तो आपने डायरेक्ट लिख दिया इन पे a की पावर 3। अब ये 3 बार दे रखा तो आप लिखेंगे 11 की पावर 3, क्यों 11 कितनी बार आया आपके, 3 बार आया, तो पावर कितनी चढ़ गई, 3। अब आप क्या लिखेंगे, आपने देखा इसकी पावर भी 3 है, इन पे भी 3 है भाई, दोनों की पावर सेम टू सेम है। तो आप लिख देंगे घात समान होने पर, घात समान होने पर, यानी जो ऊपर की होती है उसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, तो आप लिखेंगे घात समान होने पर जो नीचे का हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, आधार। आधार क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, आधार आपके बराबर हो जाते हैं।
या बराबर होते हैं, कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ में हिंदी का रूल नहीं है, मैथ में सब जगह आंकड़े आप क्या कर रहे हैं, मेन चीज़ है आपका आंसर क्या आ रहा है, आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर इसमें हिंदी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब आगे किसी भी सवाल में आपको ऐसा मिल जाए जिसकी ऊपर की घात सेम हो जाए दोनों तरफ की, तो उसके जो नीचे के हिस्से होते हैं आधा, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बराबर। कैसे, a बराबर 11। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, एक ही, लेकिन अभी सवाल नहीं हुआ है। सवाल में पूछा क्या गया, संपूर्ण पृष्ठ बताइए सर, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 6a², ठीक है भाई, 6a² बराबर, अब इसमें मान रख दो, 6 का 6 मल्टीप्लाई a², ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, दे रखी है 11 यानी कि 11, ठीक है। 11 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, और 6, अब इन पे 11 के ऊपर स्क्वायर है यानी 2 है, तो आप 11 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। कैसे करें, 11 11 121, ठीक है भाई। देख रहे हैं आप, कभी आपका घन आएगा, कभी आपका स्क्वायर आएगा, तो आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आपको ही सवालों में आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको जल्द से जल्द सवाल करना पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको छोटी मोटी बातें आपको याद खुद कर लेना चाहिए, ठीक है भाई। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 to 1 हो गया यानी 121 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसकी इससे गुणा कर दो भैया, 6 कम 6 आ गया, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और हासिल वाला 7, तो 726 आया। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई। अब इसमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। चाहे संपूर्ण पृष्ठ दे रखा हो, चाहे वक्र पृष्ठ दे रखा हो, उत्तर आपका काय में आएगा, सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर में। यानी कि जब आयतन होगा तब 3 में आएगा, उसके अलावा चाहे वक्र पृष्ठ निकलवाए वो किसी चीज़ का, चाहे संपूर्ण पृष्ठ निकलवाए, आपको उत्तर काय में देना है, सेंटीमीटर की पावर 2 में। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए किस तरीके से आपको करना है, कि सवाल दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और निकालना है क्या, उसके आधार का व्यास निकालना है, ठीक है भाई। आधार का क्षेत्रफल, तो आपको लिखना है आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसने बोला है सवाल में कि उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, ठीक है। और हम लोगों को पता है वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को ही कहते हैं, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना कि आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और वो कह रहा है कि इतना है। तो ऐसे टाइम पे क्या करा जाएगा, दोनों जो मान है, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है और जो सवाल में क्षेत्रफल उसने दे रखा है, वो दोनों मान क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर दिए जाते हैं, ठीक है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है सवाल में, वो कह रहे हैं 9 पाई, तो इसका मान सूत्र और जो वैल्यू दे रखी है उन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, और इसे हल कर लेंगे। कैसे करके, कि पाई से पाई कैंसिल हो गई, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, 9 आ गया, ठीक है भाई। आर बराबर, ध्यान रखना जब इन पे ये स्क्वायर लगाए, अब हम इन पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तब क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है भाई। जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है। अब 9 आ गया, 9 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 3 9, और आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जब जोड़ा बन जाता है तो हम कितना बाहर निकालेंगे, केवल 1 दे रखा है आपका 3, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर में। लेकिन अभी भी सवाल नहीं हुआ, सवाल में उन्होंने पूछा व्यास क्या है, क्या पूछ रहे हैं, व्यास। अब एक सूत्र आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, व्यास का क्या होता है, छोटा सा एक सूत्र है कि व्यास का होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है भाई। 2 दे रखा है, त्रिज्या कैसे लिखते हैं हम, ये भी ध्यान, त्रिज्या लिखते हैं हम छोटे आर से, जो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। तो बस मान रख देना, 2 की जगह 2, और आर के लिए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 2 3 6 आ गया, और काय में आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि इन पे व्यास निकाला जा रहा है, तो केवल उत्तर काय में आएगा आपका, सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है, कि अगर पेपर में आपको इस तरीके से सवाल आता है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 लिखा है, तो आपको इसमें करना क्या। अब इस सवाल करने के लिए आपने देखा होगा कि साइन 60 लिखा है, 30 लिखा है, एक त्रिकोणमिति में टेबल आती है
वो आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर उसे याद कर लेते तो आप इस सवाल को भी आसानी से क्या, और जो भी सवाल इससे मिलता जुलता होगा वो भी आप वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 60 का जैसे मान क्या होता है आपका, होता है √3/2। अगर ऊपर स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा देंगे, अगर यहाँ पे 3 पावर होती तो आप कितनी पावर लगा देते, 3 लगा देते। ऐसे ही माइनस, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी 1/2, स्क्वायर लगा आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, बराबर। अब ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है और ये इसका भी है। ठीक है, कैसे करके आप समझ लीजिए, जैसे मान लो √3 है तो आप एक बार ये स्क्वायर इसके संग लगा देंगे अपॉन में, और एक बार ये स्क्वायर इसके संग इसलिए लगा क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के बाहर का 2 है, तो जो चीज़ बाहर है और ये अंदर है इसका हिस्सा, तो ये इसका भी हुआ और इसका भी हुआ। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सवालों में अगर मैं डायरेक्ट भी करूँगा तो आप ये बात समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख लिया और ये 2 बचा है इसके ऊपर भी ले लिया। ऐसे माइनस का ऐसे 1 के ऊपर आपने अलग अलग कर लिया और नीचे वाले पे इसका 2 का स्क्वायर अलग हो गया। अब इसके स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की ये कौन सा निशान होता है, अंडर रूट का निशान होता है और ये स्क्वायर है। यानी याद रखना कि अंडर रूट की और स्क्वायर की कभी भी आपस में नहीं पड़ती है, अगर दोनों में से केवल एक ही अपनी जगह पे होगा। अगर जहाँ पर रूट लगा होगा वहाँ स्क्वायर नहीं होगा, और जहाँ पर स्क्वायर होगा वहाँ पर आपका रूट नहीं होगा, और यहाँ पे ये दोनों है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो आपका केवल कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया। नीचे आपका क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ आपका, हो गया 4, माइनस ऐसे 1 का स्क्वायर आपका कितना हुआ, 1 हुआ, और 2 का स्क्वायर जैसे आपने इधर करा है वैसे 2 का स्क्वायर इधर भी कितना हुआ, 4 हो गया, बराबर। अब आप देखिए इसका हर और इसका हर कैसा, बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, तो आप केवल क्या बार लिखेंगे, एक बार, क्योंकि जब दोनों के ये हर होते हैं तो लासा लेते टाइम अगर एक से हैं तो क्या करते हैं, उसे एक बार लिखते हैं और ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं। 3 है तो 3 लिख दिया आपने, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, बराबर। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, और अपॉन में 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना निकल के आया आपका, 1/2। तो आप इस तरीके से भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बस आपको त्रिकोणमिति की एक टेबल करना पड़ेगी, जो भी मैं आपको आगे की कुछ वीडियो में ऐसा करूँगा, मैं आपको टेबल भी बहुत ही ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है कि एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां क्या है, समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। कितना बेहतरीन सवाल है ये, पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई संख्या दे ही नहीं रखी है। अगर आपको पेपर में सवाल आता तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है। एक दे रखा है शंकु दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है बेलन, यानी एक शंकु है और एक बेलन है, और आधार। अब इसमें आधार का मतलब ध्यान रखना, ठीक है, कि आधार को त्रिज्या भी कहते हैं। आधार बराबर क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या हम कैसे लिखते हैं, आर से। समझ गए होंगे आप कि अगर त्रिज्या है वो तो आपको पता होती है, आर से नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी सवाल के आपके त्रिज्या दे रखी है उनने, तो उसे आप मानेंगे छोटे आर से, स्मॉल आर से। और इन पे लिखा है आधार, तो आधार का मतलब भी त्रिज्या होता है। मैंने लिख दिया है कि आधार बराबर त्रिज्या बराबर आर, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। और लिखा है ऊंचाइयां समान है, यानी ऊंचाई कैसे लिखी जाएगी, आपकी ऊंचाई लिखी जाएगी एच से, क्योंकि एच माने होती है हाइट, तो उसका ये सिंबल हो गया। अब इन्होंने बोला कि अगर शंकु की जो ऊंचाई है वही बेलन की ऊंचाई है, और जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, तो क्या करना क्या है, हमें उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। अब सवाल में देखो पहले क्या लिखा है, शंकु आया है तो आप लिखोगे, और इन पे लिखा है आयतन, तो चाहे शंकु का और दोनों बेलन का, दोनों का आयतन निकालना कैसे करके, इस तरीके से करना है आपको कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बट्टे, क्योंकि बट्टे के लिखना क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अनुपात निकाला जा रहा है। अनुपात का मतलब होता है 2:3, और हम इसे, ये जो बिंदी बनी इसे क्या कहते हैं मैथ की भाषा में, अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इसका काम ये होता है कि चाहे आप इसे 2:3 कह दो या 2/3 कह दो, क्योंकि ये जो अनुपात के बाद की जो संख्या होती है वो हमेशा कहाँ चली जाती है, बट्टे में चली जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे
कर सकते हैं। तो वही हम कर रहे हैं कि शंकु और बेलन का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब शंकु पहले आया तो लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। बाद में है बेलन, तो हम नीचे लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के आयतन को बताना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, अब शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे बेलन का आयतन कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि इसने बोला कि आधार और ऊंचाइयां क्या है, समान है। समान माने ये है यानी कि शंकु की त्रिज्या आपकी आर दे रखी है, तो उसने बोला कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो भी आर ही होगी। वैसे क्या करते हैं, एक को R1 मानते हैं, एक को R2 मानते हैं, एक को H1 मानते हैं, एक को H2 मानते हैं। लेकिन इस सवाल में बोल दिया गया कि दोनों की जो त्रिज्या ऊंचाई है वो समान है, तो हम ऐसी हालत में क्या करेंगे, ऊपर भी H रखेंगे और नीचे भी H रखेंगे। ऊपर भी R है तो नीचे भी R है। अब देखो करना क्या है, ये देखो पाई आर स्क्वायर एच और नीचे भी क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। पूरे का पूरा क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, ठीक है। ये तो आपके सवाल में लिखा है, बराबर 1/3, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है आपको। आपको पता है सवाल में लिखा है कि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का क्या दे रखा है, विभक्तिकर 88 है, तो k का मान ज्ञात करो। और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट सवाल मैंने आपके लिए चुने हैं, जो चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% आप ये समझ लीजिए कि ये सवाल आना ही आना है। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो सवाल आपका यही होगा, बस 88 की जगह वहाँ 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, लेकिन करने का तरीका आपका यही रहेगा। वही मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मैं आपको करने का तरीका ही सिखा रहा हूँ। कि अगर ये सवाल आया कि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विभक्तिकर 88 है, तो k का मान ज्ञात करो। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपको इनमें से टिक करना है। अगर टिक में आएगा तो टिक करना है, और अगर ये सवाल 2-3 नंबर में आएगा तो आपको हल करना है। कुल मिला करना तो जरूर है। आप बहुविकल्प में आ जाएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको मैथ में करना क्या है, करना हर सवाल को है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को उतारेंगे, 3x² - 4x - k = 0। अब इसमें क्या लिखा है, विभक्ति कर निकालो। अब विभक्ति कर जैसी आएगा आप समझ गए होंगे कि विभक्ति कर का जो सूत्र होता है वो होता है d = b² - 4ac। यानी आपको क्या करना पड़ेगी, इसमें तुलना करना पड़ेगी। और तुलना का फार्मूला पता है, ax² bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना में क्या करना है आपको, कि आपने देखा ये भी x² ये भी, तो तुलना में आपको करना बता भी चुका हूँ। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि a बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। ऐसे जो x है ये भी x है, इसके पीछे b लिखा है, इसके पीछे 4 लिखा है, तो b बराबर आपका आ गया -4। अगर ये प्लस होता तो इन पर नहीं लगाया जाता और माइनस के चिन्ह को दिखाया जाता है। ऐसे c बराबर आपका कितना दे रखा है, -k दे रखा है। लेकिन इस सवाल में उसने ये बोला कि विभक्तिकर निकालना नहीं है, बल्कि विभक्तिकर उसने खुद बता दिया कितना है, 88 है, 88 है। और विभक्तिकर का ऐसे लिखा जाएगा आपका d बराबर, क्या बराबर, d बराबर आपका आ जाएगा विभक्तिकर जो आपके सवाल में मौजूद है। अब उसने पूछा क्या, k का मान ज्ञात करो, यानी जो ये k आया है इन पे 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो इन पे आएगी, इस k का मान पूछा गया। और पेपर में वो आपको क्या करेगा, k की जगह p दे देगा, c दे देगा, m दे देगा, लेकिन करने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विभक्तिकर का आप सूत्र लगाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो आप पता कर लो कि d बराबर b² - 4ac होता है। अब d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 88 दे रखी है, ठीक, बराबर b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, -4 दे रखी है, ठीक है। स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है तो आपने भी लगा दिया, 4 है तो आपने भी लगा दिया, मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 3। देखो कितना सरल है, यानी सूत्र में आपको वो मान रखना जो आपके पास पहले से मौजूद है, और बस मान निकालने के बाद ये तो सिर्फ एक देख देख के रखना है तुम्हें, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब c कितना है, c दे रखा है आपका -k,
और मैं बता चुका हूँ कि माइनस वाली जो संख्या होती है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रखी जाती है। ठीक है, तो 88 बराबर, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 हो गया, माइनस और माइनस दो, एक माइनस ये है एक माइनस ये है और बीच में गुणा का निशान है। आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा और मैं बता भी चुका हूँ कि जब माइनस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, कट के क्या बन जाता है आपका प्लस बन जाता है। ठीक है भाई, 4 तिया 12 हो गए और के है तो के आपने इन पे लगा दिया। ठीक है, अब 88 आ गया। अब ये और ये संख्या दे रखी है और ध्यान रखना हर सवाल में इस तरीके से अगर जो मैथ के सवाल आ रहे हैं तो उसमें करते क्या हम जब किसी की वैल्यू निकालते हैं कि गिनती की तरफ गिनती करते हैं। जैसे बारात में आप जाते हैं, औरतों की तरफ औरतें खाना खाती हैं, आदमी की तरफ आदमी खाना खाते हैं, तो वो एक तरीका है। ऐसे मैथ में क्या है कि ये भी गिनती है ये भी गिनती है। अब लोग कहेंगे कि ये भी तो गिनती है लेकिन इसके संग आपका के भी तो आ रहे हैं और के क्या है ABCD है, तो केवल उसकी बात होगी जो केवल गिनती है, जो हमारा 88 और 16 है। तो हम क्या करेंगे 16 इधर ले आएंगे, तो 16 अभी प्लस का जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और आप क्या लगाएंगे बराबर, क्या बचा इधर बराबर के इधर 12 के, यानी कि गिनती गिनती एक तरफ आ गई और ABCD एक तरफ आ गई। और अगर आप 12 के इधर ले भी आते तो 88 में से क्या 12 के घट जाता, कभी बिल्कुल नहीं घटता, क्योंकि चर में से चर घटता है और अचर में से अचर ही जुड़ेगा और अचर ही घटेगा। ठीक है भाई, तो 88 में 16 का कितने बचे गए कि 8 में 6 गया आपके बचे 2, 8 में से 1 गया आपके बचे 7 बराबर 12 के। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, वैल्यू निकालना है इस के की, और के आ गया तो किस तरीके से करें, के बराबर 72/12। और एक बार फिर से ये बात ध्यान रखें कि जो चीज़ के संग के है ABCD के जो भी 26 अक्षर हैं, यानी कि आपकी चर संख्या के संग होगी, के आ जाए P आ जाए M आ जाए कुछ भी आ जाए, तो उसके संग जो इंसान होगा जो भी संख्या होगी वो हमेशा कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा। कहाँ पर आएगा, बट्टे में आएगा। और जब ये संख्या बट्टे में आएगी तो फिर ऊपर ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसे आपको बट्टे में लाके क्या करना है, 12 एकम 12 और 12 छंग 72, तो आपका के बराबर आ गया मान 6। कौन सा वाला सही है, आपका ये वाला उत्तर सही हो गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है, ये तो और भी ज़्यादा आपका आसान सवाल है, बस सेम वैसे ही है, बस कुछ चीज़ें इसमें बदलेंगी, वो आप देख लीजिए किस तरीके से। सवाल दे रखा है कि द्विघात समीकरण, ये पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण पता लग गया होगा आपको कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालना हो सवाल में, चाहे योगफल निकालना हो, हमें हर सवाल में तुलना करना पड़ेगी। पहले से उतार लो, 3x² माइनस का 4x बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगी ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, किस तरीके से कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको सवाल में कि इसमें ABC की तुलना ही क्यों करी गई। ठीक है, तो लेकिन पहले इसे निकाल लो, तो x² से x² क्रॉस हो गया, कट गया, तो क्या बचा आपका a बराबर 3 आ गया, b बराबर ये x है तो ये भी x है। अच्छा, ये पहचान भी है कि जिसके संग x² आएगा वो हमारा a होगा। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर में क्या करता है वो सवाल घुमा देगा, ये वाला हिस्सा पीछे दे देगा, ये आगे दे देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पहले नंबर पे है वो a है, जो दूसरे नंबर पे वो b है, ये रटना नहीं है, बल्कि इस चीज़ को ध्यान देना है कि जिसके संग x² होगा वो a है हमारा, चाहे कहीं पर भी लिखा हो, और जिसके संग x होगा वो हमारा b है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और जो केवल गिनती होगी यानी 6 आ जाए 8 आ जाए वो हमारा क्या है, c। लेकिन इस सवाल में c है ही नहीं, तो क्या करा जाएगा, तो जो चीज़ नहीं होगी, जैसे अगर इन पे ये लिखा होता प्लस का 8 बराबर 0, प्लस का 8 माइनस का 8 11 12, तो वो क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है c। लेकिन इसमें था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब नहीं है कोई चीज़ तो उसकी जगह माना जाएगा c बराबर 0। ऐसे ही किसी सवाल में वो c दे देगा, आपको b नहीं देगा, तो जो भी चीज़ सवाल में नहीं होगी आप उसे ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या गया है कि मूलों का गुणनफल बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। ये तो बहुत ही छोटा सा सूत्र है और बहुत सिंपल है और पेपर में आता ही आता है। क्या होता है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब आपने एक चीज़ देखी, इसके सूत्र में c भी है a भी है।
अगर अब आप जो भी आप मान रखेंगे वो इसमें ही तो रखेंगे। जैसे अल्फा गुणा बीटा बराबर सी की जगह कितना आ रहा है 0 और ए की जगह आपका कितना आ रहा है 3। ठीक है, अब आपको खूब पता है कि सवाल में मेरे सी और ए आ रहा है तो वो तुलना करने पर तो ही प्राप्त होगा। अगर आप ए बी सी के मान ही नहीं निकालते तो आप इस सूत्र में क्या रखते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी सी के मान निकालना पड़ेंगे। फिर यही मान जहाँ पर सी आ रहा है वहाँ पर सी की वैल्यू रख दी और जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर ए की वैल्यू रख दी। तो आप समझ गए होंगे इसे कैसे करना है। बस इसमें एक लाइन रह गई है। तो क्या करना है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर, अगर ऊपर 0 है तो आप समझ गए होंगे, मैं बता चुका हूँ बहुत बार, तो सब कुछ क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो आपका मूल्यों का गुणनफल कितना निकल के आया 0। आप नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है। ठीक है, आप देखते होंगे कि सभी सवाल लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल में भी मूल आ गया, योगफल आ गया, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि पहले क्या करना है, हमें ए बी सी के मान निकालना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो पहले हम इसके मान ही निकालेंगे। कैसे करके, पहले सवाल को लिखेंगे हम। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब आपका वही पुराना सूत्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है, हमें तुलना करना है। तुलना करने पर ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया आपका। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता तो ए बराबर हम क्या लिख देते 2 लिख देते, लेकिन जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हम क्या मानेंगे 1। तो आपका ए बराबर कितना आ गया 1। और ऐसा अगर आपके किसी सवाल में मिले तो आप वहाँ पर 1 ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि इस सवाल में ऐसा होगा। आपको जो मैं समझा रहा हूँ, ये जितने भी सवाल अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो करने का तरीका आपका वही रहेगा। ऐसे बी बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 7। सी बराबर कितना आ गया आपका आ गया 12 यानी 12। ठीक है, अब सवाल में क्या निकालना, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अरे ये क्या हुआ, सवाल में इनने पूछा है मूलों का योगफल नहीं पूछा है, बल्कि सवाल में उन्होंने पूछा कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब ये व्युत्क्रम कहाँ से आ गया भैया, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कैसे करके, अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आएगा कि मूलों का योगफल वो भी कैसा व्युत्क्रम में। तो पहले हम लिखेंगे अल्फा, ठीक है भाई, फिर लिखेंगे हम बीटा, उनके मूलों के योगफल में अल्फा प्लस बीटा ही आता है। ठीक है, और उसने बोला है कि योगफल निकालो, तो योग माने क्या होता है प्लस का निशान लगा दिया साथ। ठीक है भाई, आप उसका क्या है व्युत्क्रम है, क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर L1 मानना पड़ेगा और इसके ही मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये जो चिन्ह है ये आपके बीचा बीच में आ जाएगा। अल्फा बीटा लिखने के बाद आप योगफल का प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और व्युत्क्रम का मतलब है कि इसके ऊपर भी बल लगा दो और इसके ऊपर भी बल लगा दो, बस यही था। और सवाल में आप ये समझेंगे यार कितना कठिन सवाल है, क्योंकि उसने सवाल को कठिन बना दिया व्युत्क्रम लिखकर। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ जाना कि व्युत्क्रम लिखकर भैया मैं बल लगा दूंगा। तो इस तरीके से आपने सवाल को बना लिया। अब इसे हल करना है, कैसे करके, बराबर लगाया। अब इसका एलसीएम कितना हो गया लासा, अल्फा भी है, ठीक है भाई, बीटा भी है। अब तिरछी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा एक कम बीटा हो गया प्लस और अल्फा एक कम अल्फा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे सर, जैसे 5 और प्लस 6 कितने हुए आपके, कितना हुआ 11 यानी 11, और मैं 6 पहले लिख दूं 5 बाद में लिख दूं तब भी तो 6 और 5 11 11 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब कहीं पे प्लस का निशान लगा होता है तो हम दोनों संख्याओं को पलट भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फा को हमने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे लिखा है अल्फा बीटा। सही है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, अब जी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब बी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपकी 7 नहीं -7। अब एक आपका चिन्ह माइनस का पहले दे रखा है और एक आपकी बी की वैल्यू भी माइनस में है। तो आप क्या करेंगे, उसे रख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कट गया, आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका आ गया 7। ठीक है भाई, ऐसे आप क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। उसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी आपको पता होगा, अल्फा गुणा
बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। हालांकि मैं ऐसे सवाल आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 12 और ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 1। जो हम नीचे 1 लिखे लिख दें और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब ये जो अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल के रखा है ये, तो इसका मान इन पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 7। बस इसकी जगह हम लिख देंगे 7, ठीक। और अल्फा बीटा या अल्फा गुणा बीटा, इसकी वैल्यू हमने कितनी प्राप्त करी है 12, तो हम नीचे लिख देंगे 12। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप समझ गए कितनी आसानी से सवाल को अपने लोगों ने कर लिया। और आप भी अगर पेपर में सवाल आता है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। अरे ये तो बहुत गजब का सवाल आ गया, कैसे करके कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और ये तो आपका क्या है, फेवरेट टॉपिक होगा सब लोगों का, क्योंकि समांतर माध्य के सवाल वैसे ही बहुत ईजी होते हैं। लेकिन ये सवाल ईजी नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या करना है, क्योंकि अगर इसमें संख्या तो दे नहीं रखी है, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आप अब पहले सवाल में देखो है क्या, सवाल में समांतर माध्य, लेकिन संख्या कहाँ गई इसकी, तो संख्या इसके अंदर मौजूद है। कैसे करके कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को, अरे प्राकृतिक संख्या आ गई, तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, पहले इसे जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो हमारे पास प्रकृति ने दी है, जो कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत पर खत्म होती हैं। कैसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई 9 तक क्यों लिखा आपने सर, आगे क्यों नहीं लिखा, तो आप देखिए सवाल में लिखा है क्या, उसने बोला है कि 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आपने 1 से देखो शुरू करी और 9 तक, तो 9 तक तो लिख तो दी। तो इस तरीके से अगर वो इनपुट लिख देता 20 तक, तो आप संख्या 20 तक लिखते। वो कहता 15 तक, तो आप 15 तक लिखते। तो इस तरीके से आपको सवाल को सेट करना है, ठीक है भाई। और सवाल में निकलवाया क्या जा रहा है, समांतर माध्य निकलवाया जा रहा है। तो आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, और इन सब के आगे क्या करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। तो समांतर माध्य में हम कुछ नहीं करते हैं, सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और अपॉन में जितनी भी संख्याएं ये दे रखी है उन्हें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये पहले से हमें पता था 9 थी, लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो गिन सकता है। 10 होती तो हम 10 लिख देते। तो हमने कितनी गिनी, 9 संख्याएं दे रखी हैं। तो समांतर माध्य बराबर, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस क्या होता है, प्लस के निशान को, प्लस के निशान को क्या करते हैं हम, जोड़ लेते हैं। कैसे करके, मेरे संग जोड़िए आप, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, और 36 और 9 आपके कितने आ गए 45, यानी कि 45। और अपॉन में 9 पहले से ही है, तो 9 एक कम 9, यानी 9 बन जा 9, और 9 5 जा कितने हो गए आपके 45, यानी हिंदी में 9 एक कम 9 और 9 पंजे 45। तो समांतर मान हमारा कितना प्राप्त हुआ, समांतर मान हमारा आ गया 5, ठीक है भाई। तो आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है, पहले सवाल को पढ़ लीजिए कि 5 10 15 8 20 25 और 40 का समांतर मान 21 हो, तो आर का मान ज्ञात करो। अब इसमें भी क्या दे रखा है, समांतर मान दे रखा है, लेकिन इसमें समांतर मान पूछा नहीं है, बल्कि उसने दे रखा है समांतर मान कि भैया समांतर मान आपका 21 21 है। तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे आर का मान ज्ञात करो। ये जो दे रखा है आर, जैसे कि इन पर 5 है 10 है 15, तो इन पर क्या आएगा 20 आएगा 25 आएगा 26 आएगा। तो वही यही तो पूछ रहा है कि इस आर की जगह वैल्यू क्या रखें, यानी क्या यहाँ पे था लेकिन हमने क्या रख दिया आर। तो इस आर की वैल्यू पूछी जा रही है। और एक बात ध्यान रखना, आप सवाल में कभी आर की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी पी की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, लेकिन सवाल जो जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ वो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो करना कैसे, सबसे पहले आपको समांतर माध्य लिखना है। और आपको पता ही लग गया कि समांतर माध्य में हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। जोड़ो भैया, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर, अरे अरे ये नहीं करना है, आर को बिल्कुल नहीं जोड़ना है। आर को फिर करना क्या है, आर को अभी देखो क्या करते हैं, पहले इसे आप हटा दो। आपने लिखा है 20 प्लस 25 और 40, ध्यान रखना ये और वाली जो संख्या वो भी इसी में ऐड करी जाएगी, प्लस का 40 प्लस का आर। और आर वाले भैया को क्या करना है, सबसे आखिर में डालना है। यानी कि इससे हमने क्या सीखा कि समांतर माध्य में जब भी ABCD आ जाएगी
तो वो चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी दे रखी हो, उसे लिखा कहाँ पर जाएगा, सबसे अंत में, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है भाई। फिर आपको क्या करना है, इसे गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, आर भी गिना जाएगा इसी में, तो कितना हो गया आपका 7। अब समांतर माद दे रखा है 21, कितना दे रखा है, समांतर माद 21, और ये भी समांतर माद है, ये भी समांतर माद है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है ये ठीक इसके नीचे रख दी जाएगी। क्या करी जाएगी, इसके नीचे हमने रख दिया 21, कहीं में 20 दे देगा तो 20 रख देंगे, तो बराबर। अब इसमें प्लस लगा तो जोड़ लो, 5 और 10 कितना हो गया आपका 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 20 आपका कितना हो गया 50 हो गया, और 50 में 25 जोड़ना है, ये पहले 40 जोड़ दो बाद में, ये 50 में 40 जोड़ा आपने, कितना हो गया आपका 90 हो गया, और 90 में आपको कितना जोड़ना है 25 जोड़ना, तो आपका कितना हो गया 115 हो गया आपका। ठीक है भाई, तो आपने इन पे लिख लिया 115। अब आर रह गया, तो आप क्या करेंगे प्लस का आर, इसीलिए हमने आर को सबसे एंड में लिखा कि अगर हम आर को यहाँ पे लिख देते तो वो आर डिस्टर्ब करता कि 40 में जोड़ते कि इसमें जोड़ते, तो पहले हम सारी गिनती लिख लेंगे जो बहुत ही इजीली आसानी से जुड़ सकती है, और ABCD वाली जो संख्या होगी वो सबसे आखिर में डाल देंगे। ठीक है भाई, अपॉन में 7 है लिख दिया। अब इसके नीचे तो 7 था, इसके नीचे कुछ नहीं, तो आप क्या करेंगे 1 मानेंगे, कितना मानेंगे 1 मानेंगे, और तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना जब भी किसी सवाल में मोस्टली आप 1 मानते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। कर लो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है भाई, हम 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 1 की गुणा आप किसी से भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कैसे करके। अगर आप 5 की गुणा बंद करोगे तो 5 एकम तो 5 ही रहेगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमने करी तो वो जैसा है बराबर लगा के वैसा ही रहेगा। और आप याद करो, मैंने अभी बता चुका हूँ इससे पहले के सवालों में कि हर सवाल में अपने को क्या करना है, जब आर की या पी की किसी की वैल्यू निकालना है तो गिनती एक तरफ और ABCD एक तरफ। तो आपने देखा ये भी गिनती है, ये भी गिनती, और ये पूरी ABCD, तो इसे एक तरफ रख देंगे, तो ये इधर ले आएंगे कैसे करके 147, 115 प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या बचा आपका आर बचा, बराबर के उधर क्या बचा आर बचा। अब इसमें माइनस का निशान लगा तो हम इसे इससे घटा लेंगे, कैसे करके 7 में से 5 गया आपका, कितना बचा 2 बचा, 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका 3 बचा, और 1 में से 1 गया, क्या बचा आपका 0 बचा। ठीक है, फिर से घटा लो, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 बचा, और 1 में से 1 जाएगा 0, लिखना चाहो लिख दो, पहले 0 लिख के करोगे क्या, 0 की कोई वैल्यू नहीं है आगे, और बराबर का आर। अब इसे सीधा कर लो, 32 बराबर आर, या आर पहले आ जाएगा और संख्या बाद में आ जाएगी। इस तरीके से आपने आर की वैल्यू प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ये सवाल भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप सवाल देखते होंगे बोर्ड पे क्या लिखा है आपका, कि सवाल दे रखा है sin a बराबर 4/5, तो tan a का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। अच्छा, इस सवाल में करना है कि ये तो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुविकल्प में भी आ जाएगा, 1 मार्क में आ सकता है, और पेपर में 2-2 3-3 नंबर में ये वैसे भी आ सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin a को लिखेंगे। sin a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4/5। ठीक है, उनने बोला sin की जो वैल्यू ये है, तो लेकिन tan का मान हमें बताओ कितना है भैया, तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हें पता है एक सूत्र होता है, वो होता है sin a बराबर लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। नाम सुना होगा लाल बट्टे कर्ण, नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए कि साइन का एक सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है 4, और कर्ण नीचे वाले का कितना हो गया 5। तो हम एक बनाएंगे ट्राइंगल यानी त्रिभुज, उसमें हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है भाई, सबको पता है ये नीचे वाली जो भुजा होती है इसे क्या कहते हैं, अपने आधार कहते हैं, इस वाली क्या कहते हैं, अपने ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, चाहे आधार के कुछ भी कह दो। और जो ये टेढ़ी भुजा होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण होती है। सही है भैया, क्या होती है कर्ण। अब देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, लंब है 4, तो ऊंचाई या लंब एक ही बात होती है, तो ये आपकी आ गई 4। ठीक है भाई, कर्ण कितना दे रखा है 5, तो आपने कर्ण की जगह कितना रख दिया 5 दे रखा है। अब आपने देखा ऊंचाई भी दे रखी है, यानी कि लंबाई है, लंब है, कर्ण है, लेकिन ये आधार वाला मैटर हमारे पास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज में जब तक तीनों भुजा नहीं निकालेंगे ये चीज हल ही नहीं होगी। तो आधार निकालने का भी एक सूत्र होता है,
वो आपका होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। याद रखना त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में वो लंब निकलवाए कभी, तब भी आपको कर्ण में से घटाना है, और इन पे आधार निकलवा रहे हैं तब भी आपको कर्ण में से ही घटाना है। फर्क ये होगा, लंब वाले में क्या होगा, लंब इधर आ जाएगा, आधार उधर चला जाएगा। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। ठीक है भाई, आपने 5 रखा, स्क्वायर लगा दिया, माइनस लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 4 दे रखी, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो 4 का आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, आधार स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई कई बार करना है, 2 बार करता है, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16, यानी कि आपके 416 हो गए। तो आधार स्क्वायर बराबर 25 में 16 गए, कितने बचे आपके, आपका बचा 9। 5 में 6 जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे, हाथ से ले लेंगे इससे, तो कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 में 6 गया, आपके कितने बचे, 9 बचे, और हिंद पे बचा 1 में से बन गया 0। पहले बार संख्या इतनी छोटी है, करने की जरूरत ही कैसी थी, कर 25 में 16 गए, आपके 9 बचे। ठीक है, और आप ध्यान करो, मैंने अभी कुछ बताया था आपको इससे पहले के सवालों में कि हिंद पे स्क्वायर लगाए। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर लगा होता है और हम इनसे स्क्वायर हटा रहे हैं, तो जब स्क्वायर हटता है तो वो क्या करता है, अंडर रूट लगा देता है, यानी स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगाएगा, और जहाँ से रूट हटाएगा वहाँ पर स्क्वायर लगाएगा, और जहाँ पर ये दोनों लोग मौजूद है तो दोनों लोग क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर आपका 9 का कितना आएगा, मैं बता चुका हूँ, 3 का जोड़ा बन गया, 3 3 जा कितना होता है, 9 है, 3 3 9, तो आधार की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब आधार आपने इन पर रख दिया, कितना आ गया, 3 इसके नीचे। भाई इससे क्या मिला, अब हमें मान तो आधार थोड़ी निकालना था, वैल्यू हमें निकालना है tan की, तो हम लिखेंगे tan एक का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। देखो सवाल में हमारे आधार आ गया, इसीलिए हमें आधार निकालना पड़ा। तो tan a बराबर लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और आधार की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 3। तो इस तरीके से आपका tan का मान निकल आया। अच्छा, यहीं पे वो पूछता कि cos का मान क्या है, अगर वो सवाल में लिख दे कि भैया cos a का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, cos का भी सूत्र लगा दीजिए, cos a बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है भाई, तो आधार कितना आपका दे रखा है, 3, और कर्ण दे रखा है आपका 5, यानी कि tan का पूछा है, आधार साइन का पूछा है, कोसेक का पूछा है, किसी भी चीज़ का पूछे, बस इतना ध्यान रखना कि सवाल में कर्ण, लंब और आधार तीनों चीज़ें होना चाहिए, और इन दो जो भी चीज़ नहीं होगी पहले आप उसे सूत्र के माध्यम से निकाल लें, और उसके बाद आप जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है वो चीज़ आप वहाँ पर रख दें। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको और भी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगातार करवाता रहूँगा। तो आप तब जो भी लोग हैं इन वीडियो को देखते हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और सबसे जो ज़रूरी वाली बात है कि सवालों को समझने की कोशिश करिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर ही बताया करें कि वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आपको लासा नहीं आया, सवाल में माइनस नहीं आया समझ में। उससे क्या होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को करवा भी दूंगा आपकी, और मुझे भी पता लगता है कि मैंने क्या चीज़ किस तरीके से मुझे और अच्छे से पढ़ाना है। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो तमाम लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।